हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 करने वाले हैं। जी, टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 जो है बिज़नेस एथिक्स का था, वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो देखते हैं किस तरीके से कस्टम लॉ बेसिक कॉन्सेप्ट में एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये भी जानेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ भी जो आपके एमसीक्यूज़ हो या कोई ऑब्जेक्टिव हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, कुछ भी ट्रू फॉल्स मैचिंग, जो भी आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअली, जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है वहीं से ही लिया जाता है। हर एक बात, कुछ भी टॉपिक पढ़ें आप, उस टॉपिक में से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और मैंने कोशिश की है यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे लिए गए हैं, एमटीपी से लिए गए हैं। तो मैं डे वाइज डेली डाल रहा हूँ ये जो टेस्ट सीरीज़ है। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और डेली डेली आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितना भी मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे प्रिपेयर करने की। एंड आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सीबीएसई द वर्ड। सीबीएसई जो वर्ड है, डैश शैल बी सब्सिट्यूटेड, सब्सिट्यूट कर दिया गया है। किस वर्ड से सब्सिट्यूट कर दिया गया है सीबीएसई को? तो इसका जो आंसर है वो ये है सीबीआईसी। जी हाँ, कहने का मतलब सीबीईसी था पहले, अब जो है सीबीआईसी से सब्सिट्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सीबीआईसी। अपडेटेड बुक में आप देखेंगे तो उसमें भी मेंशन किया गया है और अमेंडमेंट काफ़ी पहले आ चुकी है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्या कहता है? डैश गुड्स मीन्स गुड्स अदर देन इम्पोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट। तो देखिए, ये एक डेफिनेशन है। मैं एक बात बता दूं कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो कि अदर देन इम्पोर्टेड गुड्स हैं, इम्पोर्ट नहीं करवाया गया है, और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसल में फ्रॉम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर। यानी कि इंडिया के ही पोर्ट पर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर करवाया जाता है क्या? ट्रांसपोर्ट। तो एक बात बताइए, तो फिर ये कौन से गुड्स होंगे? इस गुड्स की डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है और आपकी बुक से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर होगा कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको इंपोर्ट नहीं किया जाता और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेसल में वन पोर्ट से अनदर पोर्ट इन इंडिया में ही। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ आंसर होगा इसका कोस्टल, कोस्टल गुड्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक डेफिनेशन लिया है, डिफाइन कन्वेंस विद सेक्शन। यहाँ सेक्शन भी बताना है और कन्वेंस को डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद देखना है। कन्वेंस की डेफिनेशन बुक में दे रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं एंड सेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। गुड्स एज पर सेक्शन 222, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ कस्टम एक्ट। देखिए, कस्टम एक्ट की बात कर रहा है और गुड्स की बात कर रहा है। एट द टर्म गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स क्या क्या इंक्लूड करता है? वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या ये सारी बातें। गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ ये 3 आती हैं या सॉरी, ये सारी चीज़ें आती है या कुछ और भी है? तो आपको ये जो है कस्टम एक्ट का गुड है, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। ये सेल्स ऑफ गुड्स का गुड्स नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है हमारे पास लॉ में, तो वो उस सेक्शन वो गुड्स नहीं है। उस गुड्स की डेफिनेशन अलग है और यहाँ कस्टम एक्ट में डेफिनेशन गुड्स की अलग है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी,
यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी जो है ये गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करती है। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखिए, इंडिया इंक्लूड्स डैश वाटर ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें आएगा 1200 नॉटिकल माइल्स या 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, क्या 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 12 नॉटिकल माइल्स। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, बट नहीं। और कई स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया, मैंने जब टेस्ट दिया ये तो कई स्टूडेंट्स ने 12 लिखा, किसी ने 200 लिखा। बट मेन मैं बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट लाइन मतलब जो डेफिनेशन है यहाँ, और उसी का फर्स्ट लाइन है ये, जिसमें से कि मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स लिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो है फिफ्थ का, टेरिटोरियल वाटर। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। जी, इसका आंसर होगा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया इंक्लूड्स क्या करता है, टेरिटोरियल वाटर को इंक्लूड करता है। ओके, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। स्टोर्स मीन्स, स्टोर का मतलब क्या होता है, गुड्स फॉर यूज़ इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट आर वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। देखिए क्या बोला गया है, स्टोर का मतलब क्या है, स्टोर मीन्स गुड्स फॉर यूज़ इन वेसल, जो कि वेसल में यूज़ होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, और इंक्लूडिंग फ्यूल्स, फ्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं, या स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। और जो इमीडिएट फिटिंग भी नहीं होते हैं, यानी कि किसी आर्टिकल का पार्ट है, वो स्पेयर पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कंप्यूटर के पार्ट्स है, उसको हम देन असेंबल कर सकते हैं। तो वो क्या सब इंक्लूड होगा स्टोर में, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, आंसर इसका ट्रू हो जाता है। स्टोर का मीनिंग ये है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट मैंने पुट किया हुआ है, राइट पर्सन इन चार्ज इन द केस ऑफ। पर्सन इन चार्ज लिखने हैं इन तीनों केसेस में। एयरक्राफ्ट में पर्सन इंचार्ज कौन होता है, ट्रेन में पर्सन इंचार्ज कौन होता है, और व्हीकल में पर्सन इंचार्ज कौन होता है। तो एयरक्राफ्ट में बता दूं, एयरक्राफ्ट में जो पर्सन इंचार्ज होता है वो कमांडर होता है और पायलट इंचार्ज होता है, ठीक है, कमांडर होगा या फिर पायलट इंचार्ज होगा। ट्रेन में है, ट्रेन में कंडक्टर होता है या गार्ड होता है। ओके, और व्हीकल में हमारा सिंपल सा ड्राइवर होते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखनी है बात। चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा, एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सी। ऐसा एरिया जो 200 नॉटिकल माइल से दूर है फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से बात कर रहे हैं हम। एन एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर, उसको क्या कहा जाता है, हाई सी कहा जाता है। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बतानी है आपको बात। तो यहाँ बता दूँ ये बात बिल्कुल ट्रू है। 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन से वो एरिया कहलाता है हाई सीज, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन भी आपको याद होती जा रही है। नेक्स्ट देखिए जरा, विच वन ऑफ दैम इज टैक्सेबल इवेंट। इन सब में से कौन सा टैक्सेबल इवेंट है, ये बताना है। देखिए टैक्स कलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमें टैक्सेबल इवेंट के बारे में जानना पड़ता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी किस पर। टैक्स इवेंट मालूम होगा तभी तो हम टैक्स इम्पोज करेंगे। बिना टैक्स बिना मतलब ट्रांजैक्शन हमें पता नहीं है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है, और हम उस पर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इस तरीके से पहले क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि टैक्सेबल इवेंट आखिर है क्या। तो टैक्सेबल इवेंट के लिए देखिए ज़रा क्या कहा गया है, कौन सा होगा, एक ही होगा और बताना है कौन सा होगा वो। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन, वो वाली डेट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट किया गया है वो होगा टैक्सेबल इवेंट। या फिर डेट ऑफ विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर्स, या वो डेट जिस दिन कस्टम बैरियर क्रॉस कर चुकी है गुड्स।
और डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर सॉरी, क्या है डेट ऑफ एंट्री, वो डेट इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर, मतलब कि जब जो गुड्स हैं कहाँ पहुँच गया है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में पहुँच गया है, तो उस दिन की एंट्री ली जाएगी, टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। या फिर अनलोडिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एट द कस्टम पोर्ट, या जब अनलोड हो जाएगा माल हमारा कस्टम पोर्ट पे उतार लिया जाएगा तब माना जाएगा कस्टम इवेंट। कब माना जाएगा ये बताना है हमें। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डेट ऑफ विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर, जिस दिन कस्टम बैरियर क्रॉस कर दिया ना हमारे वेसल ने, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेट मान ली जाएगी क्या टैक्सेबल इवेंट, उस डेट को माना जाएगा। कब, डेट ऑफ विच, उस डेट को द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर, तो वो डेट क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल इवेंट। चलिए आगे देखते हैं। 10th नंबर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री दे रखा है 25/5/2018, रेट दे रखा है 10%। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांट टू द वेसल दे रखा है 5 मार्च 2018, 12%। विच रेलिवेंट डेट शुड बी टेकन फॉर द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, कौन सी डेट लेंगे हम ये बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर एक केस आता है क्या, विच एवर इज़ लेटर का केस आता है, ठीक है, विच एवर इज़ लेटर, यानी कि जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री हो या फिर एंट्री इनवर्ड ग्रांट की गई हो, जो भी लेटर होगा वही माना जाएगा, क्या, डेट शुड बी टेकन वही लिया जाएगा रेट के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जाकर आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए ज़रा, तब आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, विच रेलिवेंट डेट शुड बी टेकन, कौन सी रेलिवेंट डेट शुड बी टेकन, कौन सी रेलिवेंट डेट लेंगे फॉर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर जो है आप डेट लेंगे क्या, 5 मार्च 2018। मैंने आपको क्या बताया, विच एवर इज लेटर होता है, तो यानी कि यहाँ फेब है और यहाँ मार्च है, तो मार्च बाद में है, तो मार्च का डेट कंसीडर किया जाएगा, इसी का रेट लिया जाएगा 12%, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखला दूँ, नेक्स्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन नंबर है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको MCQs ही करवा रहा हूँ, MCQs ही समझा रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी पुट कर रखा है मैंने, तो और ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक में रफ़ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने कहीं से भी इधर उधर से कोई मतलब बुक्स वगैरह से नहीं कुछ भी लिया हुआ है इसमें टॉपिक, जो भी कंटेंट है वो सारे आपके बुक्स में से ही हैं, मॉड्यूल है या लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनमें से लिया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आ गया हो, पसंद आ रहा होगा कि MCQs डेली बेसिस पे हो रहा है और हमारा रिवीजन भी हो रहा है ना। तो जिन लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। तो प्रायोरिटी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपसे ही मैं हूँ। जब आप लोग कोई मुझे रिस्पॉन्स करेंगे ओबियसली मुझे फिर वर्क करना होगा उस पर। तो रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर ये बताइए किस तरीके से होगा, या फिर कोई भी डाउट होता है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, और पूछते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आपकी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी डाल रखी हैं, अप्रॉक्स 100 वीडियोज़ हैं, तो आप उन्हें जाकर देखिए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, हर एक चीज़ सब कुछ है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं। सोच रहे होगे कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं।
जी, मेरा मन है ऐसा करने का बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने में। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि स्टूडेंट थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जान रहे हैं मुझे और मेरी हेल्प से कुछ उनकी हेल्प हो रही है। तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं कुछ कर सकूँ उन लोगों के लिए। सो बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे हमेशा। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए, पोस्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।